रिपोर्ट में कहा गया पाकिस्तान से श्रीलंका तक आर्मी बेस का जाल चीन बिछाना चाहता है और इसीलिए पेंटागन की रिपोर्ट इस वक्त ये बता रही है कि चीन की ये जो नई चालबाजी है इसमें भारत को सतर्क होने की जरूरत है, इसीलिए वो भारत को आगाह कर रहा है। तीसरा हिस्सा पेंटागन की रिपोर्ट में है कि चीन ने पाकिस्तान को J-10C लड़ाकू विमान दिए हैं। पेंटागन की रिपोर्ट बता रही है कि किस तरह से पाकिस्तान जो इस वक्त कंगाली की कगार पर है उसको उबारने के लिए चीन लगा हुआ है, मदद का हाथ वहां बढ़ा रहा है। लेकिन जो चीन, जिसकी अक्सर ये आदत होती है कि पीठ पीछे वार करने का, वो किसी का सगा नहीं है, तो वो पाकिस्तान का कैसे सगा हो सकता है? और पाकिस्तान की भी फितरत यही है। तो चोर चोर मोसेरे भाई, ये हिस्सा जो है इस वक्त, ये इस रिपोर्ट में जो तीसरा हिस्सा है, इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही चोर चोर मुसेरे भाई जैसे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन। लेकिन चीन पाकिस्तान की मदद क्यों करेगा? चीन को भी तो फायदा पहुंचेगा, तभी तो वो मदद करेगा पाकिस्तान की। तो अब इसको समझना है। अब तक 20 विमान मिल चुके हैं पाकिस्तान को चीन की तरफ से, ये मदद मिल चुकी है। लेकिन चीन भी ये समझ चुका है कि अब ये नया भारत है, बदलता भारत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं देखा नए भारत को, चीन ने भी देखा है। हमले करने वाले खतरनाक ड्रोन पाकिस्तान को बेचे गए हैं। ये चीन की मंशा समझिए कि चीन चाहता है कि पाकिस्तान खुद में ही तबाह हो जाए। युद्धपोत और सबमरीन भी दी जा रही है, चीन की तरफ से पाकिस्तान को लगातार ये मदद पहुंचाई जा रही है। और इसके साथ ही साथ देखिए पेंटागन की रिपोर्ट क्या कह रही है कि 1914 में भारत चीन शिमला समझौता, इस पर भी जिक्र कर लेते हैं, इस पर भी नजर मार लेते हैं। ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच तय की गई सीमा, ये वो समझौता है जिसे जानना बहुत जरूरी है। मैकमोहन लाइन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। आपको बता दें कि जिस अरुणाचल प्रदेश को लेकर सपने बुन रहा है चीन, उसको लेकर यह समझौता कैसे क्या हुआ है? भारत इसे वैध अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है। अरुणाचल प्रदेश ना चीन का था ना चीन का होगा। और इसको अच्छे से समझाने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी होंगे, फॉरेन एक्सपर्ट भी होंगे। चीन इसे मान्यता नहीं देता है। दरअसल चीन अभी भी उसको ये लगता है अरुणाचल प्रदेश की जो सभ्यताएं हैं, संस्कृति हैं, वो बिल्कुल चीन जैसी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चीन मानता है कि ये औपनिवेशिक दौर में थोपी गई है। तो 1948 में चीन ने तिब्बत पर अपना दावा किया था और जो ये समझौता जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, भारत इस समझौते के तहत सोच रहा था 20 साल तक की समझौता होगा, लेकिन आखिर चीन ने क्या 6 साल का समझौता किया। अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिण तिब्बत कहता है और इसीलिए वो लगातार कहता है कि यहाँ की जो संस्कृति है वो तिब्बत से मिलती जुलती है। तो ये पेंटागन की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और इसी रिपोर्ट पर आज सवाल जवाब भी करेंगे कि पेंटागन की रिपोर्ट से किसको आगाह होना है, किसको सचेत होने की जरूरत है। और इसके साथ ही साथ पेंटागन की रिपोर्ट में जो ये तमाम बड़े खुलासे किए गए हैं, इन खुलासों के बाद अब चीन की चाल क्या बदलने वाली है? गेस्ट भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देते हैं। वीके गोस्वामी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और रवि अरोड़ा साहब, फॉरेन एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले यूके देवनाथ जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी। ये जो पेंटागन की रिपोर्ट आई है जिसमें अमेरिका ये कह रहा है कि भारत को यहां समझना होगा कि चीन उसके साथ चालबाजी कर रहा है, दोस्ती का नाटक कर रहा है। ये रिपोर्ट, आपने भी इस रिपोर्ट में इन दावों को पढ़ा होगा। इस रिपोर्ट को लेकर क्या आपका मानना है? क्या वाकई ये आगाह करने के लिए है या कोई नई चाल है? ये समझना पड़ेगा कि पेंटागन की रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है, यानी चीन जो है अपना दावा अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कर रहा है और निकट भविष्य में शायद अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करके भारत से अरुणाचल प्रदेश को छीन सकता है। ये इस दावे में, पेंटागन की रिपोर्ट में ऐसी नई कोई भी चीज नहीं है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हमारा विदेश मंत्रालय इस चीन की इस भावना से बहुत पहले से ही अवगत है। अगर हम याद करें तो 1956 में माओ सेतुंग के समय से ही चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश की तरफ अग्रसर रहा है। जब चौवन लाई भारत में आए थे तो एक तरफ तो हम कह रहे थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, ये 1956-1957 की बात है। लेकिन पीछे से ही जैसे ही चौवन लाई गए तो चीन ने अपने बॉर्डर गार्ड्स को एकदम मैकमोहन लाइन तक ले आए
जो वहाँ हमारी पहले जो अंडरस्टैंडिंग थी कि चीन अपनी बॉर्डर गार्ड्स को मैकमोहन लाइन से 20 किलोमीटर दूर रखेगा और भारत की फौजें भी मैकमोहन लाइन से 20 किलोमीटर दक्षिण में रहती थी। लेकिन तुरंत एक दिन नोटिस किया गया, ये 1956-57 की बात है, कि चीन की बॉर्डर गार्ड जो हैं वो मैकमोहन लाइन पर बुमला पास तक आ गई। उसके बाद 1962 का युद्ध हुआ। अब चीन की जो मंशा है अरुणाचल प्रदेश को लेने की, इस मंशा को पेंटागन क्यों उछाल रहा है, ये समझना पड़ेगा। देखिए, भारत ने तो चीन को गलवान में पढ़ा दिया, पाठ पढ़ा दिया कि गलवान के टाइम में चीन को समझ में आ गया कि भारत से जबरदस्ती युद्ध करके वो 1 इंच जमीन नहीं ले सकता। पेंटागन क्यों इस रिपोर्ट को इस नाजुक मौके पे सामने ला रहा है? अमेरिका की बहुत चेष्टा है कि वो भारत के साथ एक ऐसी दलबंदी कर ले, द्विपक्षीय दलबंदी कर ले, या क्वाड के तहत भारत को अपने इन्फ्लुएंस में ले आए चाइना के खिलाफ। देखिए, क्वाड में अमेरिका ने योगदान दिया, भारत ने योगदान दिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी मेंबर हैं। क्वाड को बने हुए 1 दशक हो गया। अमेरिका बहुत दबाव डाल रहा है पर्दे के पीछे से कि क्वाड का एक मिलिट्री स्वरूप दो। ठीक है। अभी तक भारत ने क्वाड का कोई मिलिट्री स्वरूप देने से इनकार किया है। क्वाड में हम सिर्फ व्यापार, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कल्चरल आदान प्रदान और फाइनेंस पर बात करते हैं। अब अमेरिका चाहता है कि हम चीन से डरकर क्वाड में एक मिलिट्री एंगल ले आए। जी बिल्कुल। तो ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। जिस तरह से ये रिपोर्ट आई है पेंटागन की, क्योंकि हम इस रिपोर्ट को दरकिनार भी नहीं कर सकते और इस रिपोर्ट पे जो दावे किए गए हैं इसको भी हम झुटला नहीं सकते हैं। तो रवि जी, आप कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को, पेंटागन की जो रिपोर्ट, जो दावे किए जा रहे हैं? और सवाल मेरा ये यहाँ पर ये भी कि जो LAC पर तनाव की स्थिति शांत हुई थी, क्या इंतजार किया जा रहा था चीन की तरफ से कि कुछ ऐसा किया जाए? सिर्फ ये दोस्ती एक बहाना थी? असल में चीन की जो चाल है वो चाल अब नजर आने वाली है? रवि जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर दीजिए। जी 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 नीतू जी, आप आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, ठीक है, बोलिए। जी नीतू जी, मैं समझता हूँ कि आपको याद होगा जब SCO की मीटिंग के दौरान तस्वीरें सामने आई थी, जब रूस, चाइना और भारत एक साथ एक मंच पर नजर आए थे, तब शायद अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा था। और अब ये जो पेंटागन की रिपोर्ट आती है, तो इस रिपोर्ट में कुछ भी, जिस प्रकार से UK देवनाथ जी ने भी बताया, इस रिपोर्ट में कुछ नया नहीं है। हम इस बात से अवगत हैं और भारत हमेशा फूक फूक के कदम रखता रहा है चीन को लेकर। चीन हमें पहले भी धोखा दे चुका है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जिस प्रकार से उसने दिया, उसके बाद पीठ में छुरा गोपा। शुरुआत से आपको हर राजनीतिक पंडित, जब SCO की तस्वीरें आई थी तब भी यह स्पष्ट था कि हम रूस के साथ दोस्ती निभाएंगे, हमेशा निभाएंगे, पर चीन पर हम भरोसा ना करते हैं, ना करेंगे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा कोई आज का नहीं है, यह कई दशकों का है। हाँ। लगातार चीन की विस्तारवादी नीति, चाहे ताइवान को लेकर बात हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश को लेकर बात हो, चाहे साउथ चाइना सी को लेकर बात हो, वो उसकी विस्तारवादी नीति रही है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है पेंटागन की, उसमें कहा गया है कि 2049 तक वो इन जगहों पर अपना कब्जा कर सकता है। तो यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि 2049 तक अगर उन्होंने टाइम दिया है, तो इसका मतलब अभी उन्होंने 2 दशकों का टाइम और दिया है। तो कुल मिला के बात यह है कि भारत बहुत मजबूत है और ऐसी कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, क्योंकि अगर यह रिपोर्ट हमारे पास ऑलरेडी, हमारे सभी विभागों के पास, सभी मंत्रालयों के पास ऑलरेडी पहले से है। हाँ। और सरकार चीन को लेकर हर कदम फूक फूक कर रख रही है। जहां तक पेंटागन की रिपोर्ट की बात है, उन्होंने एक बात और भी कही है कि दिल्ली और बीजिंग में रिश्ते बढ़ रहे हैं। शायद बीजिंग चाहता है कि दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच में रिश्ते मजबूत ना हो। मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका को यह लगने लगा है कि चीन की वजह से भारत और अमेरिका के बीच की दूरियां बढ़ी है। इस बात में यह भी साफ होता है। तो हमें यह भी समझना होगा कि जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रही है, हम चीन को लेकर वाकिफ है, अच्छे से वाकिफ है। ठीक है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने, ठीक है, हम जानते हैं चीन की ये चालबाजी जानते हैं। तो क्या लगता है गोस्वामी जी के यहाँ पर भारत को अब अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है? ठीक है, जिस तरह से अरोड़ा साहब कह रहे हैं कि ये तो मालूम है कि चीन जिस तरह से चाले चलता रहा है, लेकिन अब यहाँ पर जो ये रिपोर्ट आ गई है, तो कहीं ना कहीं चीन भी तो अब अपनी प्लानिंग चेंज कर सकता है इस रिपोर्ट के बाद।
नहीं, देखा जाए तो जैसे पेंटागन की रिपोर्ट के पर हम आज चर्चा कर रहे हैं और सभी जगह इसी बात के उथल-पुथल है कि आखिर कि ऐसा क्यों? मतलब अमेरिका जैसा, जैसे कि अमेरिका अपने आप को बहुत महाशक्तिशाली समझता है, उसकी कैसे मतलब वो कैसे चीन की इस हरकत को पहले से भाप नहीं पाए, और मतलब उनकी हुआ कैसे कि उनकी एजेंसियां कैसे फेल हो गई। और रहा इसका विषय कि चीन की स्थितियां, चीन दिखाता कुछ है और करता कुछ है, ये आज से नहीं पहले से ही है। और लेकिन भारत की स्थिति वही रही है, हिंदी चीनी, जैसे अभी बोला था कि हिंदी चीनी भाई भाई। तो अब स्थिति बदलने वाली है। अब देखना चाहिए कि अब वो पहला जैसा माहौल नहीं है, अब पहले जैसी स्थिति नहीं है। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि अरुणाचल प्रदेश चीन के लिए पहले से ही उसका एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा है, और जिसको लेकर अभी पाकिस्तान के अलावा अन्य भी ऐसे देश हैं। अभी बांग्लादेश में जो शेख हसीना जी के टाइम पर जो हुआ था बवाल, उसमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो चीन का उसमें इंटरफेयर था। तो चीन चाहता है कि बांग्लादेश की सीमा के आधार, जो बांग्लादेश जो हिंदुस्तान से लगे हुए देश है, उनमें धीरे धीरे मैं अपनी पैठ बढ़ाऊं, और पैठ बढ़ाने के बाद तब हिंदुस्तान पर मेरा अपना कंट्रोल बने, क्योंकि वो पाकिस्तान को साथ में तो शुरू से खड़ा है। तो इसी चीज को देखते हुए भारत को भी अपना रुख बदलना चाहिए, और जैसी स्थिति हो उस हिसाब से उनको पहले सचेत हो जाना चाहिए। और जैसे आपने बोला कि चीन अपनी रणनीति बदल सकता है, चीन रणनीति बदलेगा, लेकिन वो कैसे मिसगाइड करने के लिए हो सकता है, वो अपनी सफाई देने के लिए आज या कल कुछ भी हो कि ऐसा नहीं है कुछ, ये सब फर्जी अफवाह फैलाई जा रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ अफवाह फर्जी नहीं है, चीन की अपनी एक हाँ सोची समझी ठीक साजिश है। और सोची समझी रणनीति है। लेकिन इसको लेकिन आगे रवि बढ़ाने। जी, ये चीन आखिर कैसे अपनी मिलिट्री बेस को मजबूत कर रहा है, वो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को भी यहाँ पर हथियार सप्लाई किया जा रहा है, उधर बांग्लादेश में भी मदद के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जो पेंटागन की रिपोर्ट में ये जो तीसरा हिस्सा मिलिट्री बेस को लेकर कहा गया है, जो दावा किया गया है, वो कहीं ना कहीं तो ये दिख रही है कि वाकई इन दिनों हम जिस तरह से देख रहे हैं हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, चीन कैसे पीछे बैठकर ये सब कुछ कर रहा है। जी बिल्कुल नीतू जी, यह बात समझने वाली है कि जितने भी पड़ोसी चीन के हैं सभी उससे परेशान है, क्योंकि उसकी विस्तारवादी नीति कहीं ना कहीं सभी की राहों में रोड़ा अटका रही है, उनके विकास में रोड़ा अटका रही है। वहीं दूसरी बात यह भी समझने वाली है कि 21 देशों में पीएलए अपने मिलिट्री बेस बनाने जा रही है, और उसका मकसद कहीं ना कहीं पहले चीन फंडिंग करता है, वहां पे अपनी कंपनियां भेजता है, फिर उन देशों को फंड देता है, और कहीं ना कहीं उनके पास उनको अपने वर्चस्व में लेकर वहां पे मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई बड़े देशों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। कारण क्योंकि उसकी नजर उन समुद्री रास्तों पर है जहां से व्यापार होता है। खासकर बता दूं, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जब चीन जाते हैं और उन्हें 7 सिस्टर्स को अलग करने की बात करते हैं, मैं समझता हूँ चिकन नेक के किनारे वहां पे जो है बेस बनाने की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ नौसैनिक बेस बनाने की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक मैसेज था कि कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ये कहीं ना कहीं चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ ये साजिशें रचते हैं। और चीन अब चीनी के सहारे कहीं ना कहीं भारत के साथ जो जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं या दूसरी जगहों की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ चीन की ये साजिश भारत बहुत अच्छे से वाकिफ है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि भारत, क्योंकि कई चीन के पड़ोसी मुल्क भारत के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, ऐसे में चीन के लिए भी एक बड़ी चुनौती आने वाले टाइम पैदा हो सकती है, क्योंकि भारत अपनी विदेश नीति पे। देवनाथ जी, हाँ मैं आती हूँ रवि जी आपके पास। देवनाथ जी, इसका मतलब ये है कि चीन ये नहीं चाहता कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और अच्छे हों, दोनों देशों की जो दोस्ती है वो और ज्यादा बढ़े, और चीन ये भाप चुका है, इसीलिए ये चाल चल रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की आड़ में वो अब अरुणाचल प्रदेश को हथियाने का जो सपना देख रहा है वो इन्हीं दोनों देशों की तरफ से। जबकि अब ये दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान की तो सबको पता है कि अर्थव्यवस्था किस तरह से हो चुकी है, लेकिन अब यहां पर बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है इसे भी डब्बाडोल होने में वक्त नहीं लगेगा। देखिए, व्यापार चीन का हमेशा एक हथियार रहा है। चीन जानता है कि भारत को किस तरह से वश में रखा जाए, इसलिए अगर हम देखें गलवान के समय में भारत और चीन का जो आपसी व्यापार था वो $70 बिलियन का था, और आज 5 साल के अंदर वो बढ़ते बढ़ते $70 बिलियन से $120 बिलियन हो गया है। और चीन और भारत अगले 5 साल में आपसी व्यापार को बढ़ाकर $140 बिलियन से ज्यादा करने का प्लान बना रहे हैं। चीन ने भारत को वश में करने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की मुहिम चलाई हुई है। हाँ।
पिछले 10 साल में चीन ने 3.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हमारी भारत में हमारे जितने एसईजेड हैं या हमारे जो प्रोडक्शन एरियाज हैं वहां पर इन्वेस्ट किया है। यानी चीन दक्षिण भारत में, मध्य भारत में, पश्चिम भारत में बड़े बड़े कारखाने लगा रहा है। और आने वाले समय में इस साल में चीन का लक्ष्य यह है कि 60 मिलियन डॉलर से एक बहुत बड़ा कारखाना वो गुजरात में लगा रहा है। तो चीन को मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश तो आस्ते आस्ते चीन के पास वह ले लेगा, लेकिन फिलहाल वो भारत के साथ इतना ज्यादा व्यापार कर रहा है कि भारत को वो चीन ने अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है। अभी अगर आप देखें, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दवाइयां एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि भारत दुनिया में दवाइयां जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे अफ्रीका को करें, चाहे साउथ ईस्ट एशिया को करें, चाहे लैटिन अमेरिका या यूरोप के भी कुछ देशों को हम, वो सारा बल्क जो फार्मास्यूटिकल है वो हम चीन से मंगाते हैं। तो चीन ने व्यापार करके भारत को आस्ते आस्ते अपने वश में करने का जो चालबाजी है उसको गति दे दी है। तो बिल्कुल ये जो गति दे दी है, अब ऐसे में भारत भी अपनी तैयारी जाहिर तौर पर करेगा। और क्या लगता है गोस्वामी जी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बौखलाहट पाकिस्तान की थी, जो बौखलाहट बांग्लादेश में भी दिखाई दे रही है, और चीन ये समझता भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब हालात और ज्यादा बदल गए हैं, तो आपको लगता है कि ये जो चालें चल रहा है, ये जो रणनीतियां बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर बरगलाने की कोशिश कर रहा है कि वो तो तिब्बत का हिस्सा है, तो ऐसे में भारत को अब क्या स्टैंड लेना चाहिए? भारत को अपनी एक्टिविटी पर, यानी चीन की एक्टिविटी पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। और रहा इसका कि जो भी ऑपरेशन सिंदूर वाला विषय, तो ऑपरेशन सिंदूर रहा हो या फिर स्ट्राइक वाला विषय रहा हो भारत सेना के द्वारा, तो अब पहले जैसी हमारी देश की सेना भी नहीं है। और दूसरा, पहले से बहुत मजबूत हुआ है हमारा सेना का पराक्रम, अस्त्र शस्त्र सब चीज से मजबूत है। और अगर चीन ऐसी कभी कोई गलती करता, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई अभी गलती करने की स्थिति में हो, क्योंकि वो अभी जैसे बताया कि वो अपने व्यापारिक रूप से सारी व्यवस्थाएं मजबूत करने के बाद कुछ ऐसा करने की स्थिति में रहेगा। और अगर ऐसी गलती करता भी है वो, तो भारतीय सेना अपना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, इनके लिए बिल्कुल हर तरीके से सक्षम है। जब पाकिस्तान के अंदर घुसकर इनको सबक सिखा सकती है, तो मुझे लगता है कि चीन में भी ऐसा कोई ज्यादा बड़ा विषय नहीं होगा। मैं ये जो सेना मजबूत है, इसको समझने के लिए मनदीप सिंह बाजवा जी के पास जाऊंगी, क्योंकि वो डिफेंस और फॉरेन एक्सपर्ट है। बाजवा साहब, बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। मुझे ये समझाइएगा कि चीन की जो इस वक्त सेना है वो कितनी स्ट्रांग है, और ये जो पेंटागन की रिपोर्ट बता रही है, भारत को स्पेशली आगाह करने के लिए इसमें जो बड़े बड़े दावे किए गए हैं, इसमें असल आप क्या देख रहे हैं? क्या वाकई भारत को सतर्क होने के लिए रिपोर्ट पेश की गई है यहाँ, या फिर अमेरिका जो टैरिफ के बाद उसकी जो स्थिति हुई थी कि भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था कि अगर तुम टैरिफ बढ़ाओगे तो हालात क्या होगा, तो अमेरिका सॉफ्ट कॉर्नर खेलने की कोशिश कर रहा है? देखिए, बात यह है कि चीन की जो सशस्त्र सेनाएं हैं वो काफी मजबूत हैं, और पिछले 20 सालों में 25 सालों में अगर मैं कहूँ, तो उन्होंने काफी कदम लिए हैं अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। मगर बात यह है कि 2014 से पहले तो चीनियों की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इस तरह की बातें करें, कि घुसपैठ करें या हमारे इलाके में कब्जा करें। ये तो 2014 की बाद ही उनकी हिम्मत बढ़ी है। सन 62 के बाद उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि हिंदुस्तान के साथ ऐसे पंगा ले। एक दफा कोशिश की थी उन्होंने, वो एक प्रोब था उनका, ये सन 67 में इधर सिक्किम में नाथुला और चोला में, तो वहां उनको मुंह के खानी पड़ी। 300-400 उनके जवान उनके शहीद हो गए, और उनको 20 साल से ज्यादा चुप रहे। फिर उन्होंने कोशिश की थी समदरंग में घुसपैठ करने की, और उस रातों रात भारत की सरकार ने उस वक्त जो सेनाध्यक्ष जनरल सुंदर जी और प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उन्होंने रातों रात हेलीकॉप्टर के जरिए से वहां अपना 2 डिवीजन वहां खड़ी कर दी थी। तो उसके बाद चीन को जो सबक भी सीखे और वो उनको संदेशा भी मिल गया। तो रवि, चीन जो है, हाँ बाजवा साहब आती हूँ मैं आपके पास। तो रवि जी, अब
ऐसे में तो सवाल ये भी उठ रहा है ना कि इतना सब कुछ हो रहा है, इतने बड़े दावे किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से और अमेरिका ही नहीं समझ पाया, तो ये डबल गेम कौन खेल रहा है? ये अमेरिका चीन खेल रहा है या चीन अमेरिका के साथ खेल रहा है? जी, ये बात समझने वाली कि जब भारत पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया था, उसके बाद से भारत और अमेरिका के बीच में संबंध बहुत खराब हो गए थे। और उसके बाद तस्वीरें आती हैं एससीओ से, और एससीओ से जब तस्वीरें आती है तो कहीं ना कहीं अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा। और अब जब पेंटागन की रिपोर्ट आती है तो वही बातें बताई जा रही है जो जिससे भारत पूरी तरह से अवगत है, और शायद अब से अवगत नहीं है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की नजरें कब से हैं ये पूरा दुनिया जानती है, लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट आने के बाद जैसे 2049 का उसमें जिक्र किया जाता है, तो ये बातें स्पष्ट थी पहले भी, लेकिन अब अमेरिका कहीं ना कहीं भारत पर भी एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है चीन के रास्ते कि चीन की नीयत तुम्हारे ऊपर बहुत खराब है। तो ऐसे में और ये जो बीजिंग और दिल्ली के जो रिश्ते हैं, ये कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे बने। तो मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी भारत की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में यह रिपोर्ट न सिर्फ हमें चीन से आगाह करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि अमेरिका और भारत का रिश्ता भी एक मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अगर अमेरिका हमारे बारे में इतनी बातें बता रहा है तो कहीं ना कहीं वो चाहता है, क्योंकि ताइवान को के लिए अगर अमेरिका को लड़ना है तो उसको भारत की जरूरत पड़ेगी। और आने वाले टाइम में अगर ताइवान तक, क्योंकि 2027 तक का टारगेट चीन लेकर चला है, तो खासकर ताइवान को लेकर, और दूसरा अमेरिका के बराबर वो न्यूक्लियर बैलेंस बनाना चाहता है न्यूक्लियर सेक्टर में चीन, तो उसका दावा भी किया जा रहा है कि लेकिन देवनाथ जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अभी हाल फिलहाल में ही भारत के 2 ब्लॉगर थे जो कि चीन पहुंचे, और चीन वीजा देता है, पैसा लेता है, उसके बाद भी उन 2 ब्लॉगरों के साथ जिस तरह से चीन में जो व्यवहार हुआ, अभी जो मित्तल नाम का ब्लॉगर था उसके साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया चीन की तरफ से, उसे डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया, खाने पीने में भी दिक्कत हुई, तो इससे भी तो दो राय नहीं है कि वो जो चीन भले ही ऊपर ऊपर से मीठा मीठा बना हुआ है, लेकिन अंदर जो वो गहरी साजिशें रच चुका है वो दिख भी रहा है। और स्पेशली ये बौखलाहट चीन की तब आती है जब पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश के हैं, वहां से ताल्लुकात रखते हैं। जी हाँ, देखिए चीन बहुत चालाक देश है। वो हमेशा अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठुकता रहा है, अक्साई चीन पर अपना दावा पूरा ठुकता रहा है। ये समझना पड़ेगा कि अरुणाचल प्रदेश से जो भी नागरिक चीन में जाता है तो उसका जो वीसा है उस पर वो स्टेपल्ड वीसा देते हैं। यानी चीन यह दिखाने की कोशिश करता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है। जो भी भारतीय नागरिक चीन में जाता है, अगर वो अरुणाचल प्रदेश से है तो चीन के जो कस्टम्स अधिकारी हैं वो वहीं पर एयरपोर्ट पे बोलते हैं कि तुम अरुणाचल प्रदेश से हो, तुम भारत से कैसे हो सकते हो, तुम अरुणाचल प्रदेश से हो तो तुम चीनी नागरिक हो। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि चीन जो है लंबी रेस खेल रहा है भारत के साथ। हाँ। उसने भारत के साथ एक पर्ल ऑफ स्ट्रिंग यानी एक मोतियों की माला वो कहता है बना ली है। अगर हम देखें, बे ऑफ बंगाल में कोको आइलैंड है, उस द्वीप पर जो कि बर्मा के पास है, चट्टग्राम के पास, चीन ने अपना स्पाइस बेस बना लिया है। इसी तरह से श्रीलंका में हम्बनटोटा जो बंदरगाह है, चीन ने पूरा का पूरा अपने निवेश से बनाया है और उस पर उसका प्राय एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। मालदीव पर चीन अपनी डोरी डाल रहा है। मालदीव में सबसे ज्यादा टूरिस्ट और सबसे ज्यादा टूरिस्ट का इन्वेस्टमेंट चीन का ही है। पाकिस्तान में उसने ग्वादर में अपना पूरा पोर्ट बना लिया है जिसमें कि चीन अपनी शिप्स को रखता है। तो इसी तरह से अफ्रीका में भी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अगर हम देखें, जिबूती में चीन ने अपना बेस बना लिया है। अभी चीन ओमान में अपनी नेवी के शिप्स को रेस्ट एंड रिकूपरेशन देने के लिए ओमान के साथ ट्रीटी साइन कर रहा है। यानी चाइनीज नेवी के शिप्स जब वो हिंद महासागर में आएंगे, अरब सागर में आएंगे, तो रिफ्यूलिंग के लिए और रखरखाव के लिए वो ओमान में जाकर पहुंचेंगे चाइनीज शिप्स। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं, मालदीव्स हो या फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह वो अपनी मिलिट्री बेस को लगाने में लगा हुआ है। बाजवा साहब को स्क्रीन पर लाइएगा, मैं उनसे सवाल करूंगी क्योंकि वो ये बेहतर बता पाएंगे। अरुणाचल प्रदेश को ही हथियाने का सपना चीन क्यों देख रहा है? यहाँ अगर वो अरुणाचल प्रदेश को अपने कब्जे में जो सपना देख रहा है, मैं सपने की बात कर रही हूँ उसके, इससे चीन कितना ताकतवर होगा, कैसे होगा, वो क्या थॉट तैयार कर रहा है, क्या उसकी प्लानिंग है, जरा अगर आप हमें समझा पाए।
आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ बाजवा साहब, आपसे ही सवाल है। हाँ, बात यह है कि दिल से तो चीन की कोई मंशा नहीं है अरुणाचल की में कब्जा करने की। नहीं तो फिर सन 62 में वो जो उस वक्त की जो तमेंग डिवीजन थी उसमें सारे में कब्जा कर लिया था, और जो पूर्वी अरुणाचल प्रदेश है उसमें भी बहुत सारा इलाका वलाओं के क्षेत्र में उन्होंने कब्जा किया था। तो फिर वो उसी वक्त उन्होंने वापस भी कर दिया और हमारे हथियार भी और सामान भी वापस कर दिया। तो ये तो बात नहीं है कि भी इनका कोई है। हाँ ठीक है, लद्दाख में अक्साई चिन में वो जरूर अपनी वो जो एक जो रणनीति है और जो सड़कें उनकी वो उसको उसकी सुरक्षा के लिए वो इलाका वो चाहते हैं। यहाँ तो इनका कोई अपना दिल से तो कोई मंशा नहीं है, मगर भारत को चौकन्ना रखने के लिए, भारत को एक किस्म का जो ऑफ बैलेंस रखने के लिए ये दावे करते हैं अपना ये क्या क्या बोलते हैं कि दक्षिणी तिब्बत है, ये है वैसे करके। तो ये उनकी रणनीति है। तो हमको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जो ये दावे है उसकी पुरजोर मुखालफत करनी चाहिए। और जिस तरह से अपना पहले भी हम इनका सन 65 में मुझे याद है जब पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ा था, तब जब भी चीन ने कुछ दावे किए थे कि जी ये ऐसे ही करके, और क्या बोला था कि जी हमारे पता नहीं 1000 बकरियां ले गई, भेड़ ले गए वगैरह। तो तब उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी भेड़ें इकट्ठे करके तो वहां वो चीन का जो ये दूतावास है वहां ले गए थे दिल्ली में कि भी हमें ले लो और लड़ाई मत करो। ठीक है, ठीक है। ऐसे में गोस्वामी जी, आपको क्या लगता है अब आने वाले वक्त में क्या जेस्चर भारत का बदलेगा चीन के खिलाफ? क्योंकि जिस तरह से मुलाकात होती रही है प्राइम मिनिस्टर की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से, तो अब उस जेस्चर में बदलाव आ सकता है क्या इस रिपोर्ट के बाद? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। विकास जी इस वक्त हमारे साथ है। विकास जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी, लेकिन आपका फोन शायद अनम्यूट नहीं है। आवाज नहीं आ रही है फिलहाल आपकी। ठीक है देवनाथ साहब, आपको लगता है कि ये जो जेस्चर अब होगा, अगर दोनों देशों के नेता मिलते हैं तो कुछ बदलाव हो सकता है? इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों देश के जो नेता हैं बहुत ही मजबूत हैं अपनी अपनी तरफ से। मोदी जी चाहते हैं कि हम चीन के साथ ज्यादा व्यापार करें, शी जिनपिंग भी चाहते हैं कि भारत में उनका ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। तो फिलहाल हम जो आपसी तनाव है उसको कुछ समय के लिए पृष्ठभूमि में डालना चाहते हैं। और जाहिर बात है फौजें हमारी हमेशा अलर्ट में रहेगी। इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे वो रॉ हो या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, वो चीन पर, तिब्बत पर नजर रखेंगी। लेकिन सबसे बड़ी दरकार यह है कि आपसी तनाव को कम करते हुए हम एक दूसरे को आर्थिक और टेक्निकल कोऑपरेशन करें। क्योंकि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो हमें चीन से इन्वेस्टमेंट चाहिए, चीन से तकनीक चाहिए। हमको भूलना नहीं चाहिए कि चीन भारत में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उससे हम भारत में जो चीजें बना रहे हैं वो फाइनली फिर हम एक्सपोर्ट की तरफ भेज रहे हैं, यूरोप में भेज रहे हैं। इसी तरह से चीन भी जानता है कि भारत के साथ दोस्ती उसके लिए बहुत मजबूरी है। क्योंकि चीन की जो पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वो एक साथ दो फ्रंट्स पे लड़ नहीं सकती है। इस वक्त पीएलए का पूरा ध्यान जो है वो पूर्वी चीन की तरफ है, ईस्ट चाइना सी की तरफ है, ताइवान की तरफ है। उनकी जो एयरफोर्स है, पीएलए की जो एयरफोर्स है, उसमें 66 से ज्यादा फाइटर स्क्वाड्रन है। और आज की तारीख में इनमें से करीबन 60 स्क्वाड्रन उन्होंने डिप्लॉय किए हुए हैं ईस्ट में, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ताइवान की तरफ। और महज 4 फाइटर स्क्वाड्रन उन्होंने तिब्बत में रखे हैं। यानी शी जिनपिंग को मालूम है कि वो भारत की तरफ भी फौज नहीं डिप्लॉय कर सकता और ताइवान के साथ भी उसी वक्त लड़ नहीं सकता है। तो इसलिए चीन का आने वाले 1 या 2 दशक तक पूरा ध्यान फौजी तौर पर भी ताइवान की तरफ केंद्रित रहेगा। भारत को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और चीन से जो हमारा व्यापार है वो कई गुना बढ़ाना चाहिए। देखिए, हम
चीन से व्यापार बढ़ाकर अमेरिका को भी ऑफसेट कर सकते हैं। अमेरिका के साथ हमारा व्यापार कितना है? 140 बिलियन डॉलर। यानी अगले 1-2 साल के अंदर ही भारत के बीच में और चीन के बीच में जो व्यापार है वो भारत और अमेरिका के व्यापार से बढ़ जाएगा। ऐसी हालत में भारत भी एक मजबूत स्थिति में होगा कि जब हमारी ट्रेड टॉक्स अमेरिका के साथ हो रही हैं तो हम अमेरिका के ऊपर दबाव डाल सकते हैं कि हम अमेरिका के ऊपर ही अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पूरी तरह से निर्भर नहीं है। जरूरत पड़ने पर हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम चीन के साथ करेंगे, अफ्रीका के देशों के साथ करेंगे, साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ करेंगे। तो व्यापार का जो माध्यम है उसे खुला रखना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म हमारे पास है। ब्रिक्स में भारत और चीन ने हाथ मिलाया है, एससीओ में भारत और चीन ने हाथ मिलाया हुआ है। अभी एक और कड़ी सामने आ रही है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि रशिया, चीन, भारत ये तीनों मिलकर दुनिया में एक ऐसा संगठन आस्ते आस्ते खड़ा करें जो कि अमेरिका को फौजी तौर पर तो नहीं लेकिन कम से कम व्यापार, वाणिज्य और एज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अमेरिका को चैलेंज करेगा। हो भी जाएगा। रशिया का इतना बड़ा जीडीपी है, चीन का जीडीपी इतना बड़ा है, भारत का जीडीपी इतना बड़ा है, करीबन दुनिया की 40% जीडीपी इन 3 देशों में है। तो भारत और चीन को रूस के सहयोग से पास में आना पड़ेगा। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में दोनों देशों का बिजनेस बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, लेकिन जो 2049 का सपना देख रहा है चीन ग्रेटर चाइना बनाने का, क्या अब उस प्रेशर में कुछ ऐसी हरकतें चाइना करेगा? रवि जी, ये सवाल आपसे मैं करूंगी कि मात्र 24 साल का वक्त है, 2049 तक का जो टारगेट लिया है चाइना ने, तो ये प्रेशर अब क्या चाइना की तरफ से बहुत ज्यादा, या कुछ ऐसी प्लानिंग जो कि प्री प्लान्ड भी ना हो लेकिन वो दिखेंगी, क्योंकि चाइना आग बबूला भी बहुत जल्द हो जाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जी, मुझे लगता है कि पेंटागन की इस रिपोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है कि यह बिल्कुल सही रिपोर्ट है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि भारत सरकार 2014 के बाद जो सरकार है उसका एक ही मिशन है कि वह पड़ोसियों को साथ लेकर चलती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसी मिशन पर सरकार आगे बढ़ रही है। और खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट कह चुके हैं कि यह युद्ध का समय नहीं है, और इस बात को पिछले काफी समय से चीन ही समझ रहा है, क्योंकि एससीओ से जो तस्वीरें सामने आई थी उसने ये दिखा दिया था कि आज चीन को भी भारत की उतनी ही जरूरत है जितनी भारत को है, क्योंकि आप अगर लड़ते हैं तो आप विकसित नहीं हो सकते, आप विकास की तरफ नहीं बढ़ सकते। और अगर चाइना को आगे बढ़ना है तो, क्योंकि अगर चाइना और भारत में रिश्ते बिगड़ते हैं तो भारत ही वो सबसे बड़ा बाजार है, भारत ही वो जगह है जहां पे सबसे सस्ती लेबर है, और ऐसे में जो विदेशी कंपनियां हैं उनकी तरफ जो चाइना के अंदर डेरा डाले हुए हैं कहीं ना कहीं भारत की तरफ बढ़ सकती हैं। ऐसे में मैं समझता हूं चीन जानता है भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने से कहीं ना कहीं उसी का नुकसान होगा, और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर अगर वो भारत के साथ अपनी स्थिति खराब करता है तो व्यापारिक दृष्टि से भारतीय बाजार उसको बड़ी लंबी चोट दे सकता है, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर भारत कुछ भी कदम उठाने में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री स्वदेशी का नारा दे चुके हैं। तो ऐसे में चीन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दबाजी करेगा। वो बात ठीक है कि हम फूक फूक के कदम रख रहे हैं, भारत की सरकार लगातार इस मुद्दे पर वेट एंड वॉच की स्थिति में रहती है, और जब भी मौका मिलता है तो मुंह तोड़ के जवाब देती है, लेकिन भरोसा चाइना पे नहीं करते हम। लेकिन यह भी जरूरी है कि हमें व्यापारिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से तो 146 करोड़ की आबादी के मुल्क को भावनाओं को समझते, क्योंकि यहाँ व्यापारिक दृष्टि से हमें किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, को कैसे बढ़ाना है, ऐसे में चीन एक बड़ी उपलब्धि साबित रहा है हमेशा, तो हम उसको पीछे नहीं हटा सकते। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक अरुणाचल ये रिपोर्ट आ गई, ये तो भारत को लेकर है, लेकिन मैं समझता हूँ। हाँ बोलिए कंटिन्यू कीजिए। जी, मुझे लगता है क्योंकि वो जिस प्रकार से दिल्ली और बीजिंग में बात होती है, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान को जेट फाइटर जज देता है और उसको मदद करता है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, वहां पे अड्डे बनाने की कोशिश करता है। हाँ। तो ये सब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी हम भी इस बात को समझ रहे हैं, भारत सरकार समझ रही है, और ऐसा नहीं है हर कदम फूक फूक के रखा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल भारत सरकार समझ रही है इस बात को, लेकिन विकास जी अब अमेरिका का क्या स्टैंड हो सकता है, क्योंकि अमेरिका भारत को लेकर रिपोर्ट दे रहा है, लेकिन अब क्या अमेरिका और चीन के रिलेशन में कुछ डिफरेंस आपको नजर आएगा?
इन फ्यूचर आप देखते हैं ऐसा हो सकता है? नहीं, जिस तरीके की आज हमारी चर्चा हो रही है उसको लेकर अभी अमेरिका की बात के साथ साथ अभी मैं साथी भाई को सुन रहा था, उसमें 2017 का भी अभी अगर देखा जाएगा चीन ने दोस्ती का भी हाथ बढ़ाया। 2017 की घटना डोकलाम गतिरोध हुआ, 2020 में भी संघर्ष हुआ, 2021-22 में भी हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि वर्तमान भारत सरकार को चीन पर आंख बंद कर कर विश्वास करना चाहिए और दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, ये सब चीजें कहानी एक राजनीतिक स्लोगन के नाते तो ठीक है, लेकिन ये चीन वही स्थिति है, आगे से आपको हाथ बढ़ाएगा, पीछे से आपके साथ छुरा घोंपेगा। हाँ, लेकिन विकास जी, रवि जी भी यही बात कर रहे हैं कि भारत चीन की चालों को समझता है। अमेरिका के लिए तो बस स्थिति वही बनी हुई है कि अमेरिका बस अपने बचाव के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि जो चीन और पाकिस्तान का जो कम्युनिकेशन बन रहा है उसमें कहीं अमेरिका को कहीं कोई ऐसी स्थिति हो जिससे कि मैं भारत को अपने कंट्रोल में ले सकूं, भारत कहीं रूस की तरफ जाकर चीजें डाइवर्ट ना हो जाए। और लेकिन वर्तमान भारत सरकार को चारों ओर से चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में गतिरोध चल रहा है, पाकिस्तान पहले से हमारे ऊपर आए दिन नई नई घटनाएं करने को तैयार रहता है, तो इस वक्त चौकन्ना रहने की स्थिति है, क्योंकि कभी भी कहीं से भी कुछ भी होने की संभावना। और मुझे ये बेहतर तरीके से देवनाथ जी बताएंगे कि ठीक है, हम बात यहाँ पर चीन की कर रहे हैं, अमेरिका की कर रहे हैं, भारत की कर रहे हैं, बांग्लादेश की कर रहे हैं, पाकिस्तान की भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब में पाकिस्तान अपना कैसे फायदा देख रहा है, जरा मुझे बताइएगा देवनाथ जी। जब इतनी मदद मिल ही रही है चीन से, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान जो इस वक्त कंगाली के हाल पर है, तो वो तो चाहे बांग्लादेश से सपोर्ट मिल जाए, चाहे चाइना से मिल जाए, चाहे दूसरे मुस्लिम कंट्रीज से मिल जाए, इस वक्त तो उसे सपोर्ट की जरूरत है। वो अपनी रोटियां कैसे सेक रहा है? जी हाँ, पाकिस्तान को मालूम है कि चीन की एक बहुत बड़ी दरकार है। चीन जो है वो पश्चिम एशिया और यूरोप के साथ जब व्यापार करता है तो उसे नॉर्मल समुद्री मार्ग से आना पड़ता है, यानी चीन के पूर्वी तट से वो चलते हैं, ईस्ट चाइना सी, फिर साउथ चाइना सी, फिर मलक्का स्ट्रेट, फिर हिंद महासागर, फिर वो चीनी शिप्स जो हैं व्यापार के लिए हिंद महासागर से होते हुए यूरोप की तरफ बढ़ते हैं या पश्चिम एशिया की तरफ जाते हैं। चीन चाहता है कि एक डायरेक्ट शॉर्टकट उसको मिल जाए, जो उसने ऑलरेडी पाकिस्तान से बना लिया है। सी पैक प्रोजेक्ट जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन ने बना लिया है। चीन का जो अक्साई चीन यानी कश्मीर के साथ जो लगा हुआ चीन का प्रांत है, उसे हम शिंगजियांग बोलते हैं। शिंगजियांग प्रोविंस से चीन ने सीपैक रास्ता, एक 4 लेन हाईवे बना लिया है, जो कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है और वहां से सीधा चाइनीज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है भविष्य में पश्चिम एशिया और यूरोप तक जाएगा। तो चीन को मालूम है कि पाकिस्तान जो है इसमें बहुत ही अहम कड़ी है। बदले में चीन ने सीपैक प्रोजेक्ट के नाम पर पाकिस्तान में करीबन $64 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, यानी पाकिस्तान की जो गिरती हुई इकोनॉमी है उसकी रीढ़ की हड्डी इसलिए अभी तक थोड़ी बहुत खड़ी है, लचीलापन है, क्योंकि चीन इतनी बड़ी मात्रा में वहां निवेश कर रहा है। देखिए, मैं बार बार व्यापार का अभी पेंटागन ने ये रिपोर्ट देकर भारत को सचेत करने की कोशिश की है चीन के विरुद्ध में। शायद हम यह सुन के छक्के बक्के रह जाएंगे कि भारत और चीन का व्यापार, हम सोच रहे थे $120 बिलियन का है, चीन का अमेरिका के साथ व्यापार $600 बिलियन का है, यानी अमेरिका चीन के साथ भारत के तुलना में 5 गुना ज्यादा व्यापार करता है अमेरिका। तो ये सारा इसका मतलब देवनाथ साहब, अगर चीन ने अपना हाथ अमेरिका से खींच लिया तो टॉयलेट पेपर की भी कमी हो जाएगी, ये भी नौबती हालात आ जाएंगे वहां पर, आप ये बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका में जो भी चीज बनता है वो उसके कलपुर्जे सब चीन से आते हैं। देखिए, अमेरिका में उनको दशकों से आदत रही है, वो बड़ी चीज बनाते हैं, जैसे कार बनाते हैं, लेकिन उस कार का कार्बोरेटर कहां से आता है? छोटी सी चीज है, वो अमेरिका में नहीं बनाते हैं, क्योंकि अमेरिका में इतनी मैन पावर नहीं है, उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो चीन से ले आते हैं। अमेरिका में बड़ी बड़ी कार बन रही है, अब उसका विंडस्क्रीन वाइपर कहां से आता है? अमेरिका के लोगों के पास एक छोटी सी चीज विंडस्क्रीन वाइपर बनाने का समय नहीं है, वो ऐसी चीज जंजालों में पड़ने नहीं चाहते, वो चीन से ले आते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनते हैं, जितने भी केमिकल इंडस्ट्री है, सबकी बेसिक जो रॉ मटेरियल चीन रवि जी आपसे, हाँ ठीक है, आप रवि जी आपसे क्वेश्चन है, इसका मतलब ये कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि भारत ऑलरेडी पहले से ही तैयार है, जो अभी हाल फिलहाल में फ्रांस से कुछ और राफेल्स की डील हुई है, तो इसका मतलब यहाँ ये तैयारी हम इसको भी एड ऑन करके देख सकते हैं
कि भले ही अगर कुछ भी चीन के साथ आगे हो, क्योंकि देवनाथ साहब बोल रहे हैं कि आने वाले वक्त में भविष्य ये दिख रहा है कि चीन और भारत का अच्छा बिजनेस आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर दूसरा स्टेप चीन चलने की कोशिश करता है तो भारत ऑलरेडी पहले से ही तैयार है मिलिट्री के हिसाब से। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ भारत पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ा है। दूसरी बात, आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा किस प्रकार से चीनी हथियारों की भारत की सेना ने कैसे हेल्प की थी। और मैं समझता हूँ, और मैं अगर युद्ध होता है तो ऐसे में नए वर्ल्ड ऑर्डर बनेंगे और इसमें कई देश कूदेंगे, क्योंकि चीन से दुश्मनी रखने वाले उसके पड़ोसी नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो चाहते हैं कि भारत और चीन के बीच में जंग हो और उसमें वो कूदे, क्योंकि वो चाइना से के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। पर अकेले दम पर शायद कोई आगे नहीं आना चाहता, लेकिन भारत की सेना, क्योंकि पीएनए जो है वो इतनी कमजोर आर्मी मानी जाती है। ठीक है रवि साहब, बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन जो सपने देख रहा है वो सपने ही होंगे, क्योंकि भारत पहले से ही तैयार है। और जो ये पेंटागन की रिपोर्ट आई है, भले ही इसमें आगाह करने वाली बात कही जा रही है, लेकिन भारत अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने आप को और ज्यादा बदल रहा है। ये नया भारत है, ऐसे में भारत की तरफ से उठाया गया स्टेप आने वाले वक्त में चीन को भी सोच समझकर अपनी चालें चलनी होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए HNN न्यूज के साथ।